क्लास 10th का चैप्टर है फर्स्ट। उसमें एक टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में समझेंगे। तो मैंने बताया था इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो होते हैं, पहला तो संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद में वियोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। संयोजन अभिक्रिया दूसरी हमने पढ़ी थी, वियोजन अभिक्रिया, और फिर तीसरी हमने पढ़ी थी विस्थापन अभिक्रिया, और चौथी थी द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवी थी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया आती है। और इनमें दैनिक जीवन में उपचयन के हम उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। देखो नाम ही कितना अच्छा है कि संयोजन। तो संयोजन का मतलब होता है ना, तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कहते हैं, उसको संयोजन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, परिभाषा इसकी लिखेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब तो इसका जो और भी शॉर्टकट में देखेंगे तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो हम उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो मिल रहे हैं वो तो 2 या 2 से अधिक होते हैं, लेकिन जो उत्पाद बनाएंगे वो सिर्फ एकल उत्पाद ही बनेगा। जैसे बिना भुजा चूना कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया यदि कराते हैं CaO को, तो कैल्शियम ऑक्साइड Ca और O ये सॉलिड अवस्था में है, इसको यदि जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे जो कि लिक्विड है, तो यहाँ पर एक जलीय विलवण बनेगा जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaOH2, और साथ में ऊर्जा मुक्त होगी। तो ये देखो इसका जो समीकरण है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये दीवार पर सफ़ेदी करने के लिए काम में आता है। इसको CaOH2 का उपयोग होता है, जिसको हम बोलते हैं भुजा हुआ चूना, और कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना भुजा हुआ चूना। जब इसमें जल में मिला दिया जाता है तो एक भुजा हुआ चूना बन जाता है जो दीवारों पर सफ़ेदी करने के काम में आता है, ठीक है। तो ये दीवारों पर सफ़ेदी करने के काम में आता है। इसको बनाने की जो क्रिया है उसको हम वियोजन अभिक्रियाएं समझ सकते हैं। देखो बीकर के अंदर जल और कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दिया, फिर इसमें से ऊष्मा निकलती है। यहाँ पर जो इस प्रकार की जो तीर के निशान है ये ऊष्मा के निकलने को दर्शाया गया है ना। अब इसमें जो संयोजन अभिक्रिया है इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझेंगे। अब ऊष्माक्षेपी क्या अभिक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा को हम देखेंगे कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि उत्पाद तो बनेगा साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही थी। तो यहाँ पर हमने कैल्शियम ऑक्साइड को जल में जब विलय किया था तो उसका जलीय विलयन प्राप्त किया था, तो साथ में ऊष्मा भी मुक्त हो रही थी। तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो वह क्या होता है? ऊष्मा का निकलती है उसके अंदर, तो उसको होते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा छोड़ती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाली अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। अन्य उदाहरण इसका देखेंगे, जैसे कि प्राकृतिक गैस का हम दहन करते हैं, जैसे CH4 ये गैसीय अवस्था में है, और O2 प्राकृतिक गैस का दहन यहाँ पर देख सकते हो ना। और श्वसन जो अभिक्रिया है वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। उसमें ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे हम ग्लूकोज का जो विखंडन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जल मुक्त होता है और ऊर्जा बनती है। तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी का ही उदाहरण है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी का उदाहरण आता है, बताइए कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो हमें बताना है कि श्वसन ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। और प्राकृतिक गैस का दहन भी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। साग सब्जियों का विघटन होकर जो कंपोस्ट बनता है वो भी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। इसके बाद में वियोजन अभिक्रिया देखेंगे कि ये संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। अब वियोजन का मतलब होता है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, यानी कि वियोजन अभिक्रिया में हम देखेंगे इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यानी कि एकल अभिकर्मक टूटता है और छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। तो वियोजन के लिए ऊर्जा आवश्यक है, ये ऊर्जा हो सकती है ना। तो वियोजन वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो अभिकर्मक में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे कई उत्पाद बना देता है, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन के लिए ऊर्जा आवश्यक है, यानी कि टूटने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये ऊर्जा का अवशोषण होगा इसमें। तो ये ऊर्जा हो सकती है ऊष्मा के रूप में ले सकता है, प्रकाश के रूप में ग्रहण कर सकता है, या विद्युत के रूप में भी ऊर्जा ले सकता है। तो याद रखो कि संयोजन का मतलब होता है टूटना, और वियोजन का मतलब होता है संयोजन का मतलब जुड़ना, और वियोजन का मतलब टूटना। तो दोनों ही एक दूसरे की विपरीत अभिक्रिया है। तो वियोजन में क्या होगा?
टूटेगी, यानी कि एक अगर उत्पाद टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में बन जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मीय वियोजन भी हो सकता है, विद्युत वियोजन भी हो सकता है और प्रकाशीय वियोजन भी हो सकता है। यानी कि ऊष्मीय वियोजन को समझेंगे सबसे पहले। तो थर्मल जो वियोजन है, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, जैसे कि फेरस सल्फेट है, तो FeSO4 फेरस सल्फेट को हम यदि ऊष्मा जो ग्रहण करेगा, ऊष्मा ग्रहण करने के बाद में ये कई उत्पादों में टूट जाएगा, Fe2O3 में जो सॉलिड है, SO2 में गैस है और SO3 जो गैस है, तो क्रिस्टल का हरा रंग भूरा रंग में बदल जाता है, तो फेरस सल्फेट। अब इसी प्रकार से चूना जो पत्थर है, कैल्शियम ऑक्साइड है, CaSO3 है, ये ऊष्मा पाकर CaO में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। सीमेंट निर्माण में उपयोग होता है। अब इसके बाद में ऊष्मीय वियोजन, तो यहाँ पर हमने देखा ऊष्मीय वियोजन। अभी ऊष्मीय वियोजन लेड नाइट्रेट के लिए देखेंगे, तो लेड नाइट्रेट रंगहीन को गर्म करने पर, देखो यहाँ पर लेड नाइट्रेट को एक प्रखनली में चिमटे की सहायता से पकड़कर गर्म किया जाता है बर्नर के ऊपर। गर्म करने पर ये लेड ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। तो लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करेंगे तो ये किस किस में वियोजित हो जाता है, लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन में और डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। मुख्य अवलोकन है कि भूरे रंग का धुआं निकलता है, देखो यहाँ पर प्रखनली में भूरे रंग का धुआं निकल रहा है ना, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 है ना। अब इसमें अन्य वियोजन अभिक्रियाएं समझेंगे, विद्युत वियोजन देखेंगे और प्रकाशीय वियोजन। तो देखो यहाँ पर विद्युत वियोजन, जिसको हम कहते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन, विद्युत वियोजन है। उदाहरण के लिए जल का विद्युत वियोजन कैसे होता है कि H2O है, इसमें यदि जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, दो रूप में इसमें प्राप्त हो जाता है। अब ये कैसे, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं वो परखनलियाँ इनके ऊपर रख दी गई है, तो हाइड्रोजन गैस इस प्रखनली में दिखेगी और जो इस प्रखनली में दिखेगी वो ऑक्सीजन गैस दिखेगी, है ना। तो कैथोड पर H2 गैस और एनोड पर O2 गैस दिखेगी। तो कैथोड पर तो H2 और एनोड पर O2 गैस जमा होती है, H2 मात्रा O2 से दुगनी होती है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की H2 की मात्रा O2 से दुगनी है यहाँ पर। और ये प्लास्टिक के मग में यहाँ पर हम इसमें एनोड और कैथोड एक बैटरी से जोड़ दिया गया है इनको, है ना, और इसमें विद्युत वियोजन की अभिक्रिया प्रदर्शित की गई है। फिर प्रकाशीय वियोजन, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन होता है। जैसे AgCl, सूर्य का प्रकाश तो Ag अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया, सफ़ेद से धूसर रंग हो गया। इसी प्रकार AgBr भी सूर्य की उपस्थिति में Ag अलग हो गया, Br अलग हो गया। उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में आती है विस्थापन अभिक्रियाएँ। अब विस्थापन अभिक्रिया का देखो शब्द से ही हमें मालूम पड़ रहा है, विस्थापन का मतलब इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, हटा देता है और खुद उसकी जगह पर आ जाता है जो अधिक क्रियाशील है। इसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। एक बार फिर से समझ लो, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है। अब क्रियाकलाप में हम देखेंगे, लोहे की कील है जो एक प्रखनली में डुबोते हैं, प्रखनली के अंदर है कॉपर सल्फेट का विलयन भरा गया है, तो CuSO4 का इसमें विलयन है, कॉपर सल्फेट का जो प्रखनली के अंदर भरा गया है, और उसमें एक आयरन की जो कील है वो डुबो दी गई है पहले। लेकिन जब कुछ देर तक उस आयरन की कील को वहीं डुबो के रखते हैं तो बाद में क्या होता है कि जो कॉपर, यानी कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसके अंदर आयरन निकल जाता है, यानी आयरन छूट जाता है, विलयन आयरन का हो जाता है ना, आयरन सल्फेट का विलयन हो जाता है और कील के ऊपर कॉपर जमा हो जाता है। तो आयरन की जो कील इसके ऊपर कॉपर जमा हो जाता है, ठीक है, तो ये विस्थापन हो जाता है। तो लोहा क्या करता है, आयरन कॉपर Cu से अधिक क्रियाशील है, लोहा कॉपर Cu से अधिक क्रियाशील है। तो उदाहरण के लिए जिंक प्लस CuSO4, तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर की जगह पर जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा और खुद आ जाएगा। ऐसे ही इसने क्या किया है, आयरन क्या किया है कि कॉपर को विस्थापित करके स्वयं इसमें आ गया है ना। अब ऐसे द्विविस्थापन अभिक्रिया समझेंगे, तो यहाँ पर हमने देखी थी विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
तो यहाँ पर अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित करता है और यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में अभिक्रिया होती है। तो क्लोराइड के पास तो आ जाता है सोडियम और जो बेरियम है वो सल्फेट के पास आ जाता है ना। तो ये आयनों का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद में अवक्षेप में वह पदार्थ जो जल में अविलय होता है। अब इसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया देखेंगे। तो उपचयन क्या होती है, पहले इसको समझेंगे। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? उपचयन का मतलब होता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑक्सीजन तो बढ़ेगा, यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग ही क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। जैसे कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है, तो ऑक्सीजन जुड़ जाता है इसमें कॉपर में, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो कॉपर की सतह पर काली परत जम जाती है, जिसमें यानी कॉपर ऑक्साइड बनेगा तो काली परत जम जाएगी, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी, उसको उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। अब अपचयन अभिक्रिया इसकी विपरीत होती है। इसमें ऑक्सीजन की तो कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन तो इसमें निकलती है और हाइड्रोजन इसमें जमा हो जाती है। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड में H2 को जोड़ने पर, हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होगा? कॉपर अलग हो जाएगा और जल की मात्रा अलग हो जाएगी, तो काली भूरे रंग की हो जाएगी वापस। ठीक है, तो इसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ चलती है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है, यानी कि अपचयन और उपचयन साथ साथ होती है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ये हम दे सकते हैं यहाँ पर, यानी कि अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ह्रास होना, तो ऑक्सीजन की कमी होती है, और उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, तो दोनों अभिक्रिया यदि साथ साथ चलती है तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया हुई है। तो यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन की कमी होगी, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया और हाइड्रोजन जुड़ गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन अपचयन में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो उसमें उपचयन हो गया। अब एक और उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि ZnO+C, तो Zn इसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो Zn बच गया और CO उधर रह गया। ठीक है, और MnO2 में +4HCl में क्या हुआ? ऑक्सीजन निकल गया और Cl इसके जुड़ गया। दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव क्या क्या है? अब संक्षारण में, दैनिक जीवन में उपचयन का संक्षारण में भी हम प्रयोग देख सकते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है लोहे पर, तो लोहे पर जंग लगना भी उपचयन का उदाहरण है ना। यानी कि उसमें, और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना उपचयन के उदाहरण। तो संक्षारण उपचयन के कारण होता है। फिर आती है विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या होती है? यानी कि विकृत गंधिता जैसे खाद्य पदार्थ, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री का उपचयित होने पर स्वाद और गंध बदल जाता है। इसके बचाव के लिए हम क्या करेंगे? प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे। जैसे चिप्स बनाने वाले पैकेट में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के, जैसे कि इसमें बताया गया है कि कौन सी अभिक्रिया, ये उपचयन अभिक्रिया। अब उपचयन का अभिक्रिया कब होगी? जो ऑक्सीजन की कमी होगी, है ना, तो अपचयन हो जाएगा, और ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उपचयन होगा। अब ऑक्सीजन की वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटा देंगे, वृद्धि नहीं होनी चाहिए, तो नाइट्रोजन गैस भर देंगे, जिससे जो उपचयन अभिक्रिया है वो नहीं होगी। इसलिए उसमें नाइट्रोजन, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, जिससे विकृत गंधिता से बचने के लिए। ठीक है, ये हमने अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा, जो 5 प्रकार के अभिक्रियाएं थी उनके बारे में समझा। थैंक यू।